सन 1970 असम का धुबरी शहर एक सरकारी बंगला, जहां रहता था एक ऐसा व्यक्ति जिसे लोग न्याय का चेहरा मानते थे। एक सम्मानित न्यायाधीश, एक आदर्श पिता, एक शांत परिवार। लेकिन फिर उस घर के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। और आज तक उस अंधकार का असली कारण एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं उस रात की ओर, जहां एक शांत दिखने वाले घर के भीतर धीरे धीरे जन्म ले रहा था एक ऐसा अंधकार जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। सन 1970 फरवरी का महीना, असम का धुबरी शहर। एक शांत रात धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसे अंधकार को जन्म दे रही थी जिसका एहसास उस समय किसी को नहीं था। शहर के एक पुराने सरकारी न्यायिक बंगले में एक व्यक्ति रहता था जिसे पूरा समाज न्याय का प्रतीक मानता था। उपेंद्र नाथ राजखोवा, एक ऐसा नाम जिस पर लोगों को गर्व था, एक ऐसा पद जो सम्मान से भरा था, और एक ऐसा जीवन जो बाहर से पूर्णतः संतुलित और आदर्श प्रतीत होता था। वर्ष 1969 में जब उनकी नियुक्ति धुबरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में हुई, तब उनकी छवि एक कठोर, अनुशासित और निष्पक्ष अधिकारी की थी। अदालत में उनके निर्णयों को अंतिम सत्य माना जाता था। वे समय के पाबंद थे, नियमों के पालन में अडिग थे और कानून के प्रति उनकी निष्ठा निर्विवाद थी। धीरे धीरे उन्होंने सरकारी बंगले में अपने परिवार के साथ रहना शुरू किया। पत्नी पुतली और 3 बेटियां एक साधारण लेकिन संतुलित परिवार का चित्र प्रस्तुत करती थीं। घर के भीतर सामान्य जीवन चलता था। बेटियां अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और शाम के समय परिवार एक साथ समय बिताता। बाहर से सब कुछ पूर्ण था, लेकिन कई बार पूर्णता के पीछे सबसे गहरे दरारें छुपी होती हैं। फरवरी 1970 में राजखोवा सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। इसी समय के आसपास एक अजीब बदलाव शुरू हुआ। अचानक परिवार के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने लगी। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि उनकी पत्नी और बेटियां कहीं बाहर गई हैं। कोई निश्चित स्थान नहीं, कोई ठोस कारण नहीं, केवल अस्पष्ट बातें। दिन बीतते गए, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। रिश्तेदारों को चिंता होने लगी और संदेह की पहली लकीर यहीं से खिंचनी शुरू हुई। पुतली के भाई बरदा शर्मा, जो स्वयं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, इस खामोशी को साधारण नहीं मान सके। उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटानी शुरू की। बंगले के कर्मचारियों से बातचीत हुई। यहीं से एक ऐसा संकेत मिला जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। बताया गया कि कुछ समय पहले बंगले के पीछे 2 बड़े गड्ढे खुदवाए गए थे, जिनमें बाद में फूल लगाए गए और फिर उन्हें पूरी तरह ढक दिया गया। एक साधारण सी बात, लेकिन समय और परिस्थिति के साथ ये असाधारण लगने लगी। एक अन्य जानकारी ने इस शक को और गहरा कर दिया। एक दिन बंगले के भीतर से बहता हुआ लाल पानी देखा गया था। ये एक ऐसा संकेत था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस बीच राजखोवा अचानक धुबरी छोड़कर सिलीगुड़ी चले गए और एक होटल में ठहर गए। यह व्यवहार सामान्य नहीं था। अब यह केवल चिंता नहीं रही, बल्कि एक संगठित जांच की आवश्यकता बन गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, बंगले की तलाशी ली गई, लेकिन तत्काल कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। फिर अगस्त 1970 में सिलीगुड़ी में राजखोवा को खोज लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, मानो किसी गहरे भय से बचने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन अंततः उन्हें जीवित रखा गया, क्योंकि अब सच को सामने आना ही था। पूछताछ के दौरान धीरे धीरे परतें खुलने लगी। एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे राज्य को झकझोर दिया। 14 अगस्त 1970 को बंगले के पीछे उसी स्थान पर खुदाई शुरू की गई जहां फूल लगाए गए थे। मिट्टी की हर परत के साथ एक भयावह सच्चाई सामने आने लगी। पहले एक गड्ढे से 2 कंकाल निकले, फिर दूसरे से 2 और। ये केवल हत्या नहीं थी, ये विश्वास, संबंध और मानवता का विनाश था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। भारी वस्तु से प्रहार किया गया था, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। जांच में यह सामने आया कि फरवरी 1970 की अलग अलग तिथियों पर इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। ये एक योजनाबद्ध अपराध था जिसमें हर कदम सोचा समझा गया था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अनुत्तरित रहा,
ऐसा क्यों हुआ? एक सम्मानित न्यायाधीश, एक पिता, एक पति अचानक इस हद तक कैसे पहुंच गया? इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर कभी सामने नहीं आया। समय के साथ कई सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि उनके मन में संदेह ने जगह बना ली थी, एक ऐसा संदेह जो धीरे धीरे विश्वास को निकल गया। कुछ थ्योरीज ये संकेत देती हैं कि उन्हें अपनी पत्नी के अतीत को लेकर शंका थी, और इसी के साथ ये विचार भी जुड़ा कि शायद उनकी बेटियां उनकी अपनी नहीं थी। लेकिन ये सभी बातें केवल अनुमान और सिद्धांत हैं। आधिकारिक दस्तावेजों में इस अपराध का स्पष्ट कारण आज तक दर्ज नहीं हो पाया। 1974 में न्यायालय ने इस मामले को दुर्लभतम श्रेणी का अपराध माना और मृत्युदंड की सजा सुनाई। अंततः 14 फरवरी 1976 को इस कहानी का अंतिम अध्याय लिखा गया, जब एक न्यायाधीश स्वयं न्याय के कठोरतम निर्णय का सामना कर रहा था। यह भारतीय इतिहास का एक अनोखा और भयावह उदाहरण बन गया, जहां कानून का रक्षक ही कानून का अपराधी बन गया। आज भी वो स्थान एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ प्रतीत होता है। समय बदल गया, इमारत बदल गई, लेकिन उस घटना की छाया अब भी वहीं ठहरी हुई है। यह कहानी केवल एक अपराध की नहीं है, यह उस अंधकार की कहानी है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर पनपता है और एक दिन सब कुछ समाप्त कर देता है। और अंत में वही प्रश्न शेष रह जाता है जो वर्षों पहले उठा था और आज भी अनुत्तरित है। सच क्या था और वो कारण क्या था जिसने एक न्यायप्रिय व्यक्ति को इस अंधकार में धकेल दिया?